नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी कूल्हों की सर्जरी के बारे में। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। कभी सोचा है ऊंचाई पर चक्कर क्यों आते हैं? और तीसरा सेगमेंट है खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे सुबह का नाश्ता करते समय किन चीजों का ध्यान रखें। प्रदीप कानपुर के रहने वाले हैं, उम्र 57 साल है, अर्थराइटिस के मरीज हैं, बहुत परेशान हैं। क्यों? अब काफी समय से उनको कमर और कूल्हों में बहुत ज्यादा दर्द है। शुरुआत में तो उन्होंने दर्द पर इतना ध्यान नहीं दिया, पर समय के साथ दर्द बढ़ता गया। अब हाल ये है कि उन्हें चलने में बहुत ज्यादा दर्द होता है। रात में वो करवट लेकर सो नहीं पाते, अकड़न महसूस होती है उस एरिया में। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनके कूल्हों के जॉइंट यानी कि जोड़ घिस गए हैं। इस कारण उनको बैठने से लेकर चलने में तकलीफ होती है। फिलहाल वो लाठी की मदद से चल पा रहे हैं। डॉक्टर ने उन्हें जल्द से जल्द हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने की सलाह दी है, पर उनके आसपास के लोग उन्हें ऐसी सर्जरी करवाने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसके बाद वो और नहीं चल पाएंगे, उनकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। प्रदीप चाहते हैं कि हम इस सर्जरी के बारे में उन्हें सही जानकारी दें। ये सर्जरी कैसे की जाती है, इसका कोई नुकसान तो नहीं है, कितना खर्चा होता है, ये सब डॉक्टर से पूछें ताकि उन्हें और उनके जैसे बाकी लोगों को मदद मिल सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये कैसे की जाती है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी या टोटल हिप रिप्लेसमेंट जिसे कहा जाता है, वह सर्जरी है जिसके अंदर हम हिप जॉइंट का बॉल और सॉकेट दोनों के दोनों बदल देते हैं। ऑर्थोपेडिक्स में ये काफ़ी कॉमन चीज़ है और काफ़ी कॉमन ऑपरेशन किया जाता है। हमारे देश में इसकी इंडिकेशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो उन लोगों को पड़ती है जिनका कोई फ्रैक्चर हो गया हो हिप जॉइंट में, या फिर कोई उनकी बीमारी हो गई हो हिप जॉइंट की। हिप जॉइंट की बीमारियां जो हमारे देश में ज़्यादा पाई जाती हैं उसमें से है एवास्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें खून का दौरा ख़त्म हो जाता है हड्डी के अंदर, तो हड्डी अपने आप ही उसकी तरह एक तरह से गल सी जाती है और उसका स्ट्रक्चर वीक हो जाता है और वो कोलैप्स हो जाती है। दूसरा है थिंग्स लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस भी हो सकता है। आपके अंदर कोई इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन हिप के अंदर चले जाए, वो भी एक कारण हो सकता है कि आपकी हिप जोड़ की जो स्मूथनेस है वो ख़त्म हो जाती है। दी अदर कॉजेज़ आपको आर्थराइटिस बन जाए, जैसे उम्र के साथ साथ होते घुटने में आर्थराइटिस बनता है, वैसे आर्थराइटिस हिप जॉइंट के अंदर भी बन सकता है। ये ऑपरेशन इतना मुश्किल ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, बट इसमें थोड़ी सी प्रिसाइसनेस और एग्जैक्टनेस चाहिए होती है ताकि जो रिज़ल्ट आ जाए वो अच्छा आ सके। ऑपरेशन के लिए आप हिप के आगे से भी जा सकते हैं, पीछे से भी जा सकते हैं। वहाँ की मसल उठाई जाती हैं, हिप को डिसलोकेट किया जाता है, जो पुरानी बोन है उसको काट दिया जाता है और उसकी जगह नया जो पेल्विस की साइड है उसकी जगह एक कप लगाया जाता है। दो तरीके के कप आते हैं, या तो एक सीमेंट के साथ आता है, एक बिना सीमेंट के भी आता है। सीमेंट या बिना सीमेंट के कप को अंदर बिठा दिया जाता है, हड्डी के अंदर पेल्विस में बिठा दिया जाता है, और जहाँ बॉल होती है हिप जॉइंट की वहाँ एक स्टेम और एक जैसे एक डंडी सोच लीजिए, उसके ऊपर एक गोला लगा होता है, वो डाल दिया जाता है। दोनों साइड सीमेंट और दोनों साइड बिना सीमेंट के भी ये ऑपरेशन हो सकता है। ऑपरेशन में तकरीबन लग जाते हैं 1 से 1.5 घंटा। थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है कि कौन सा हिप रिप्लेसमेंट है उसके साथ साथ। नॉर्मली इट इज़ अ वेरी सेफ़ ऑपरेशन। पेशेंट को आप चाहें तो उसी दिन भी खड़ा कर सकते हैं, अगले दिन भी कर सकते हैं, बिकॉज़ जो आपकी हिप की स्टेबिलिटी है इम्प्लांट की जो सामान डाला गया है वो तकरीबन नॉर्मल हो जाता है इमीडिएटली। शुरू में चलने में मुश्किल होती है क्योंकि अजीब सा लगता है, एक आर्टिफिशियल जॉइंट डल गया होता है, बट धीरे धीरे करके नॉर्मली अपनी वॉकिंग वगैरह नॉर्मल आ जाती है। ज़्यादातर आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे जब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कौन सी हिप रिप्लेसमेंट हुई है और कौन सा आपका नेचुरल जॉइंट है। ये धीरे धीरे करके बनता है। इसकी कोई ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी नहीं है, बट ये ज़रूर है कि नकली जॉइंट है तो हो सकता है
उतना ना चल पाए जितनी आपकी आशा है, फिर भी तकरीबन 15 से 25 साल आराम से चल सकता है अगर हम ओवरऑल और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। जो एक कॉम्प्लिकेशन कई बार होती है वो है डिसलोकेशन, वो जोड़ अपने आप ही बाहर आ जाता है। ज़्यादातर कुछ एहतियात शुरू में बरतने पड़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके हिप जॉइंट सेटल डाउन हो जाता है और प्रॉब्लम नहीं आती। इन्फेक्शन का चांस इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन होता है, चांस होता है क्लॉट्स वगैरह लेग्स में जाने का। कई बार लेंथ पूरी नहीं बन पाती, जैसे आपकी दोनों लेग्स की लेंथ हो सकता है वो बिल्कुल नॉर्मल ना हो। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी पर एक छोटा सा कोर्स आपका हो गया। अब आते हैं अगले सवाल पर। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने से पहले और बाद में डॉक्टर्स पेशेंट्स को क्या टिप्स देते हैं, साथ ही जानते हैं इसमें मोटा माटी कितना खर्चा आता है। इस ऑपरेशन में कोई ख़ास तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन अच्छी तरह हो सकता है। ज़्यादातर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स आर एबल टू डू दिस ऑपरेशन, बट थोड़ी स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग की ज़रूर ज़रूरत पड़ सकती है। ऑपरेशन से पहले अगर आप अपनी हेल्थ वगैरह बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि ऑपरेशन के ड्यूरिंग कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि शुगर, हार्ट वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना आए तो अच्छा रहता है। और स्पेशली अगर आप हीमोग्लोबिन वगैरह बढ़ा सकें, कुछ आयरन सप्लीमेंटेशन ले लें, आपकी बोन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कोई दवाइयाँ ले लें, वो सब आपके लिए बाद में फ़ायदेमंद होएगा। इसका जो एक्सपेंस है दैट डिपेंड्स, उसमें दो चीज़ें अगर देखी जाएं, एक तो है कंपोनेंट की कॉस्ट, वो बहुत वेरिएबल है डिपेंडिंग ऑन आप सीमेंट वाला लेते हैं, बिना सीमेंट के लेते हैं, आप मेटल का हेड डालते हैं, आप सिरेमिक का हेड डालते हैं, तो तकरीबन आप सोच लीजिए 2 से तकरीबन 3 लाख रुपए का इसमें एक्सपेंस आ सकता है किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएँ तो। टिप्स और खर्चे पर बात हो गई। अब आते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस पर जो फिजियोथेरेपिस्ट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट्स को करने के लिए कहते हैं। देखिए वो एक्सरसाइजेस। मध्यम ऊंचाई के पिलो को अफेक्टेड लेग जिसमें सर्जरी हुई हो उसके नीचे रखें और 20 मिनट तक ऐसे ही रखे रहने दें। इससे दर्द और सूजन को कम करने में काफी हेल्प मिलती है। ऐसा दिन में 2 बार कर सकते हैं। जांघ की मांसपेशियों को संकुचित करें। घुटने को नीचे की तरफ दबाएं। 5 सेकंड तक ऐसे रोक के रखें और रिलैक्स कर दें। ऐसा 10 बार करना है। इसी तरीके से कूल्हे की मांसपेशियों को संकुचित करें। 5 सेकंड तक रोक के रखें और उसके बाद रिलैक्स कर दें। इसे भी 10 बार करना है। पंजे को अपनी तरफ खींचें और उसके बाद नीचे जाने दें जितना जा सकता हो। इसी तरीके से वापस खींचें और फिर नीचे ले जाएं। इस एक्सरसाइज को 10 बार करना है और ये आप हर घंटे पे कर सकते हैं। पैर को ऊपर की तरफ उठाएं। कूल्हा, घुटना और पंजा एक सिधाई में। पंजे को अपनी तरफ खींचें। 5 सेकंड के लिए रोक के रखें और धीरे धीरे नीचे लाएं। दोबारा उठाएं। पंजा अपनी तरफ खींचें। पंजे से बेड की दूरी कम से कम 12 इंच की होनी चाहिए। 5 सेकंड तक रोकने के बाद वापस लें। पैर को बाहर की तरफ स्लाइड करते हुए लेके जाएं। 5 सेकंड तक रोके, वापस ले जाएं। बाहर लाएं। 5 सेकंड तक रोकने के बाद वापस ले जाएं। इस तरह से एक कंबल का या शॉल का मोटा रोल बना के अफेक्टेड लेग के नी के नीचे इसको इस तरह से रखना है। पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। पंजा, घुटना और कूल्हा एक सिधाई में होना चाहिए। पंजे को अपनी तरफ खींचें, वापस रखें। घुटने को मोड़ें और पंजे को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचें, वापस ले आएं। दोबारा मोड़ें। पंजा इसी तरीके से बिस्तर के ऊपर धीरे धीरे ग्लाइड करता हुआ जाना चाहिए। जो एक्सरसाइजेस आपने देखी हैं उनसे आपको आराम जरूर मिलेगा, पर कोई भी एक्सरसाइज बिना अपने डॉक्टर की इजाजत और निगरानी के हरगिज ना करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। सोचिए आप किसी बिल्डिंग के 20वें माले पर खड़े हैं। नीचे जमीन दूर दिख रही है। इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर आपको चक्कर आने लगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपको भी ऊंचाई पर खड़े होकर चक्कर आते हैं? आप अकेले नहीं हैं।
इसे कहते हैं हाइट वर्टिगो। इसमें आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप अपना बैलेंस खो रहे हैं, आपको चक्कर आने लगता है। देखिए, हमारे शरीर में 3 सिस्टम्स होते हैं जिनकी बदौलत अपना बैलेंस आप बनाए रखते हैं। आपकी आंखें, पैर और कान का अंदरूनी हिस्सा, इन तीनों हिस्सों से आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचता रहता है। जब तक ये तीनों ठीक तरह से ब्रेन तक मैसेज भेज रहे हैं और उस मैसेज में कोई भी गड़बड़ नहीं है, तब तक आपका बैलेंस ठीक रहता है। पर कभी कभी इन सिग्नल में आ जाती है गड़बड़। जब हम बहुत ऊंचाई पर खड़े होते हैं तब हमारी आंखें नीचे ज़मीन की जो पोजीशन है उसको ठीक तरह से भाप नहीं पाती, यानी आंखों की तरफ से जा रहा मैसेज गड़बड़ हो जाता है। अब क्योंकि ब्रेन को तीनों सिस्टम से सटीक मैसेजेस नहीं मिल रहे होते हैं, तो उसे महसूस होने लगता है कि कुछ तो लफड़ा है। उसे समझ में नहीं आता कि किस सिस्टम के मैसेज पर भरोसा किया जाए। नतीजा, आपका जो ब्रेन है वो कंफ्यूज हो जाता है और आपको चक्कर आने लगता है। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। आपने कई बार सुना होगा कि सुबह का नाश्ता दिन का सबसे ज़रूरी मील होता है, इसलिए हमें नाश्ता मिस नहीं करना चाहिए। साथ ही कुछ आसान पर ज़रूरी टिप्स का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे उठने के 1 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह का ये खाना दिन भर आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। अगर आप खाली पेट 1 या 2 ग्लास पानी पी लें तो ये आपके हाजमे के लिए ठीक रहता है। इस पानी में आप थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। कोशिश करिए कि आप अपने ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा प्रोटीन ज़रूर लें। प्रोटीन को हजम होने में समय लगता है, इसलिए आपको दोबारा जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। आप अंडा, पनीर और नट्स खा सकते हैं। तो आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं राशिद। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।